नमस्कार बच्चों। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अंदर आज हम दो चीजें स्टडी करेंगे, यूनिटरी और फेडरल। ठीक है, यूनिटरी और फेडरल। आज हम जानेंगे कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का संविधान है, वह किस नेचर का है, यूनिटरी है, फेडरल है, या फिर किसी अन्य अदर नेचर का है। तो आज हम इस बात को स्पष्ट करेंगे और इस बात के बारे में जानेंगे कि जो हमारा भारत का संविधान है वह यूनिटरी है, फेडरल है, या फिर जो उसका नेचर है वह कोई और है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो यूनिटरी है, अगर यूनिटरी फॉर्म की हम बात करें, इफ इट सेट्स अप वन सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कंसंट्रेटेड। जो हमारा यूनिटरी होता है, यूनिटरी का मीनिंग हो गया, अगर यूनिट बोले हम तो उसको यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। इकाई मतलब एक ही जगह पर सारी चीजों का होना। ठीक है, तो एक यूनिट क्या होगा, एक यूनिट कंप्लीट एक ही जगह पर सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो जो सारी पावर्स हैं वह एक ही जगह पर हो, एक ही व्यक्ति के पास हो। ठीक है, अब बोलते नहीं है कि जब कुछ जैसे वह उसकी यूनिट थी तो उसका लीडर कौन होगा, एक ही व्यक्ति था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लीडर एक ही व्यक्ति हो, या फिर फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो एग्जांपल की बात कर रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट है वह हमारी एक सिर्फ एक गवर्नमेंट हो, और कौन सी गवर्नमेंट हो, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, एक ही गवर्नमेंट है, होनी चाहिए। तो वहां पर जो हमारा नेचर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वह क्या होगा, यूनिटरी नेचर होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं द यूनिट गवर्नमेंट अंडर सच ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट एज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एंजॉय ओनली पावर्स व्हिच मे बी डेलीगेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू देम। तो जो भी पावर्स होगी, सारी की सारी पावर सबसे पहले तो हमें पता चल गया किसके पास होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें कि आगे जो भी पावर्स है डेलीगेट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो एक ही गवर्नमेंट के पास पावर है तो पूरे के पूरे जो जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर कैसा है, जो पावर्स है वह डिवाइड है। ठीक है, तो डिवाइड है तो क्या होगा, जो नेचर होगा वह फेडरल के अंदर जाएगा। तो अब आपको यह भी नहीं सोचना है, अभी इसे ठान नहीं लेनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वह सिर्फ फेडरल होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह हम आगे बात करने वाले हैं कि जो हमारा भारत का संविधान है उसका नेचर कैसा है। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, हमें बिल्कुल आराम से समझना है टॉपिक को, एक एक वर्ड को इजी तरीके से समझना है, जिससे आपका जो टॉपिक है वह क्लियर हो जाए। अब फेडरल की हम बात करें, सबसे पहले हम यूनिटरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पावर्स होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। अगर जो कंट्रोल करना है या फिर कोई लॉ बनाना है, या फिर जो कोई किसी स्टेट है उसकी बाउंड्री को कम ज्यादा करना है, नाम चेंज करना है, तो सारी पावर किसके पास होगी, सेंटर के पास होगी। आर्मी है, ठीक है, जो डिफेंस होता है, डिफेंस की जैसे आर्मी है, या फिर जो अदर है, जो पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं वो भी डिफेंस के अंदर आते हैं। या फिर हम बोले एयर फोर्स है, एयर आर्मी है जो हमारी, ठीक है, एयर फोर्स है। तो उनकी जो सारी की सारी पावर्स होंगी वो क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी। जो यूनिटरी होगा हमारा, अगर जो हमारी जो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी होता नेचर का। ठीक है, अब बात करते हैं फेडरल की। फेडरल की अगर हम बात करें, इफ इट प्रोवाइड्स फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड यूनिट गवर्नमेंट। इफ इट प्रोवाइड्स, अगर यह प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे अभी यहाँ पर दो जगह पावर्स है वह डिवाइड हो गई है, सेंट्रल एंड यूनिट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सबसे ऊपर होती है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है अलग अलग स्टेट की। जैसे आप हम बात करते हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है। ठीक है, आप देखते हैं कि पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है, हरियाणा के अंदर बीजेपी चल रही है, यूपी के अंदर बीजेपी चल रही है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट की पावर है, तो पंजाब के अंदर किसकी पावर है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसकी पावर है। ठीक है,
और यूपी के अंदर जाओगे तो बीजेपी की पावर है। तो वहां पर जो पावर है वो क्या होगी, डिवाइड हो गई है। तो वहां पर नेचर क्या हो गया है हमारा, फेडरल हो गया है। इट इफ इट प्रोवाइड्स फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड यूनिट गवर्नमेंट्स। तो वहां पर जो पावर्स है हमारी वह डिवाइड हो गई है। The unit government are not subordinate to the central government but are coordinate with the central government। जो यूनिट गवर्नमेंट होती है वह सबॉर्डिनेट नहीं होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, बट कोऑर्डिनेट्स होती है। ठीक है, तो अब हम जब बात करते हैं फेडरल और यूनिटरी की, तो हम देखते हैं जो हमारा शेड्यूल 7 है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किया गया है, उसके अंदर 3 लिस्ट दी गई है। ठीक है, 3 लिस्ट कौन कौन सी है हमारी। सबसे पहली लिस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट। ठीक है, जिसके अंदर कुछ 98 सब्जेक्ट्स कुछ दिए गए हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी हमारी उसकी पावर कहाँ कहाँ पर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, वैसे अगर हम शेड्यूल 7 को स्टडी करेंगे आगे जाके कंप्लीट स्टडी करेंगे शेड्यूल 7 को, एक एक चीज छोटी से छोटी उसके अंदर क्या क्या डिफाइन किया गया है और कहाँ पर क्या डिफाइन किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम जान रहे हैं सिर्फ यूनिटरी और फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, उसके अंदर जैसे आर्मी की, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी है, उसकी पावर किसके पास है, यूनियन के पास है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है हमारे। ठीक है, और आगे जैसे लॉ मेकिंग पावर हो गई। ठीक है, और जैसे किसी भी स्टेट को छोटा या बड़ा करना है, बाउंड्रीज है उसकी घटानी है बढ़ानी है, तो ये सारी चीजें किसके पास है, यूनियन लिस्ट के पास है। सेकंड लिस्ट आती है हमारी, यह हमारी फर्स्ट लिस्ट थी, सेकंड लिस्ट आती है हमारी स्टेट लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर स्टेट की पावर दी गई है, जो पुलिस है, पुलिस को स्टेट के अंदर कहाँ पर कैसे करना है, जो ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट के अंदर कैसे मेंटेन करवाने हैं, लोगों के जो राइट्स है उनको स्टेट के अंदर कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह की चीजें है जो स्टेट लिस्ट के अंदर दी गई है। थर्ड आता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों चीजें दी गई है। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल जो हमारी गवर्नमेंट होगी वह साथ मिलकर वर्क करते हैं। साथ मिलकर कैसे वर्क करेंगे, आप मान लीजिए कोई भी क्राइम हो जाता है कहीं पर भी, ठीक है, तो वहां पर क्या हर स्टेट का हमारे पास कोई भी अलग अलग कोड है, यानी एक्ट है हमारे पास, नहीं है। हर जगह हमारा सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं। तो वहां पर जो हमारी गवर्नमेंट होती है वह साथ मिलकर काम करती है। तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो पावर्स दी गई है उनको हम डीपली स्टडी करेंगे, एक एक चीज को बिल्कुल बारीक से स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर इसको स्टडी करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ फेडरल यूनिटरी का और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर जान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशंस लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल अराइज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनिट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो इस तरह के रिलेशंस है वह अराइज होते हैं किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और यूनिट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, अब कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह हस्तक्षेप कर सकती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले यानी 2020 में अभी तो एक जो कृषि कानून बनाए गए थे, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, तो वो क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिए थे और सभी स्टेट के ऊपर अप्लाई कर दिया उनको। ठीक है, अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि उन कानून को रद्द करवाने के लिए जितने भी किसान लोग थे वो सभी के सभी सड़कों पर उतर आए थे। तो वहीं पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वह कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर करती रहती है, लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर ज्यादा होती है। लेकिन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वह अपने एरिया के अंदर जो अपनी पावर है उसका यूज भली भांति कर सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो स्टेट के अंदर उन्होंने कुछ अपना अलग से कोई भी एक्ट है वह बना दिया, अपने लॉ बना दिया, ऐसा नहीं होगा। जो पूरे हमारी कंट्री है, हमारा वर्ल्ड है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा है कि हमारी जो
एक ही लॉ है वो पूरे के पूरे कंट्री के अंदर अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले तो हमने अब देख लिया कि जो हमारा यूनिटरी और फेडरल का मीनिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर की हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है कोजी फेडरल। ठीक है, अब कोजी फेडरल क्यों बोला गया है इसको? कोजी फेडरल इसलिए बोला गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर भी ज्यादा है, और हम जो फेडरल है सबसे ज्यादा फीचर्स किसके फॉलो करते हैं? फेडरल के फॉलो करते हैं। फेडरल के कैसे फॉलो करते हैं? यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, ठीक है, और साथ मिलकर जो गवर्नमेंट है वो एक साथ काम करती है, और जो जैसे फाइनेंशियल रिलेशंस है या फिर लेजिस्लेटिव लॉ बनाना है कोई, या फिर कोई अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते हैं, तो इसलिए बोला है कोजी का मतलब होता है कुछ भाग। ठीक है, आधा अधूरा ऐसे हम बोल सकते हैं। और फेडरल का मीनिंग आपको पता ही है, संघीय, परिसंघीय। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भाग, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा है? कोजी फेडरल। ठीक है, क्योंकि हम जो यूनिटरी है कुछ जो उसके यूनिटरी के जो अंदर पावर दी गई है वो भी यूज करते हैं, और जो मैक्सिमम पावर्स है जो मैक्सिमम जो हम फॉलो करते हैं इसको फॉलो करते हैं फेडरल को। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमजीराव अम्बेडकर थे, उन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बोला था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या है? फेडरल है। ठीक है, तो आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।